अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का टॉपिक है कि फिनलैंड में फ्री एजुकेशन कैसे हासिल की जाए, बल्कि फ्री एजुकेशन के साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी सफिशिएंट फंड्स का हासिल हो कि आप यहाँ पे फिनलैंड में इवन और जॉब के बगैर भी मैनेज कर सके। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक स्टूडेंट जो पाकिस्तान से इस साल फिनलैंड आए हैं। उनको फ्री एजुकेशन की फैसिलिटी या अपॉर्चुनिटी तो हासिल हुई हुई है, इसके अलावा उनको स्कॉलरशिप भी मिला है और वो काफी हैंडसम अमाउंट का स्कॉलरशिप है। तो आज हम उनसे डिस्कस करेंगे कि क्या टिप्स है और कैसे उन्होंने ये सब कुछ अचीव किया। तो हम हसन से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। तो हसन, हम स्टार्ट करते हैं कि तीन प्रोसेस में स्टार्ट करेंगे कि पहले आपने एडमिशन प्रोसेस से पहले क्या चीज़ें करनी होती हैं, फिर एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, और फिर आप जब फ्लाई कर रहे होते हैं या फ्लाई करने से पहले सॉरी वीज़ा का प्रोसेस क्या होगा। तो हसन, स्टार्ट करते हैं कि पहले तो मेन रिक्वायरमेंट क्या है फिनलैंड के लिए, अगर अगर आप मेन मेन चीज़ें बता सकें व्यूअर्स को। सबसे पहले तो अगर आप बैचलर में आना चाह रहे हैं तो आपके पास एफएससी की डिग्री हो या इंटरमीडिएट की डिग्री हो। और अगर आप मास्टर्स में आना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री हो। यहाँ पे फिनलैंड थोड़ी सी कंसेशन देता है, अगर आप बैचलर के आखिरी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा जो मेन रिक्वायरमेंट है वो लैंग्वेज की है। आपके बिल्कुल। पास आइल्स हो, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेजुएशन में आना चाहते हैं उनके लिए एक्सेप्शन है। उनके लिए आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी एक टेस्ट कंडक्ट करती है, वो उन्हें पास करना ज़रूरी होता है। और आई थिंक इंटरव्यू भी होता है। फाइनेंशियल मींस की, अगर आपका एडमिशन हो जाता है और आपने फीस जमा करवानी है और साथ में अपना लिविंग एक्सपेंस शो करना है, तो वो आपको आप अपने एक्सपेंस शो करवाना होंगे अपने बैंक अकाउंट में। उसमें फिनलैंड काफ़ी स्ट्रिक्ट है मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स की वजह से। आपके अकाउंट में जो भी अमाउंट है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये कंसेप्ट है कि अमाउंट आए या जाए बैंक बॉदर नहीं करते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट है रूल। अगर आपके अकाउंट में पैसे आए हैं तो आपको वो जस्टिफाई करना पड़ेंगे कि वो किन सोर्सेज से आए हैं उनका। अगर आपके किसी रिलेटिव ने वो ट्रांसफर किए हैं तो उन्हें आपको ये बताना होगा कि रिलेटिव का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। थोड़ा सा अपने अपने प्रोफाइल के बारे में बताएं कि माशाल्लाह आपको स्कॉलरशिप मिला और स्टाइपेंड भी मिल रहा है, मतलब आपको लिविंग भी वहाँ पे सपोर्ट कर रही गवर्नमेंट, फिनिश गवर्नमेंट। तो अपने प्रोफाइल थोड़ा बताएं कि ज्यादा कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि आपका प्रोफाइल इतना जबरदस्त कैसे बनता है जिसकी बेस पे ये सब कुछ आप अचीव कर पाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सीजीपीए इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि मैंने देखे हैं काफ़ी स्टूडेंट जिनका सीजीपीए कम भी है लेकिन उन्हें स्कॉलरशिप मिला है। जो प्रोफाइल की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आप जो यहाँ पे जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं और आपकी जो पिछली डिग्री है उसमें रेलिवेंसी होनी चाहिए। मसलन कि अगर यहाँ कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने पीछे भी बीएस कंप्यूटर साइंस या इससे रेलिवेंट कोई डिग्री की हुई हो। अगर आप मास्टर इंटरनेशनल बिजनेस या आप किसी और चीज़ में कर रहे हैं तो आपने पहले बीबीए वगैरह किया हो। और सेकेंडली आपकी सीजीपीए अगर अच्छी है तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है। अगर नहीं भी अच्छी तो मतलब कि 3 के राउंड बाउंड है, तब भी आपके चांसेस हैं कि आप स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। आपका आइट्स का टेस्ट का स्कोर वो जितना ज़्यादा होगा वो आपको एक प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। और सबसे मेन जो कि जिसमें स्टूडेंट अक्सर घबराते हैं और कंफ्यूज रहते हैं वो मोटिवेशन लेटर है आपका। आप अपने करियर गोल्स को, अपने फ्यूचर को कैसे अपनी डिग्री के साथ अलाइन करते हैं, उसे कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। नॉर्वे और फिनलैंड में ये अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पे इंस्ट्रक्शन दे देती है कि कौन कौन से पॉइंट मोटिवेशन लेटर में होना चाहिए। मेरा सीजीपी अच्छा था, आइट्स का टेस्ट स्कोर भी 7 था। और मेरी डिग्री की रेलिवेंसी काफ़ी हद तक जो मेरा यहाँ पे प्रोग्राम है इंटरनेशनल बिजनेस एंड सेल्स उससे मिल रही थी। और जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस था 1 साल का, वो भी इससे ही रिलेटेड था, मार्केटिंग के हवाले से। अभी जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, वो पूछते हैं कि अच्छा आइल्स का बैंड कैसा है, तो आप थोड़ी टिप्स शेयर करेंगे, आपने कहाँ कहाँ से हेल्प ली और कैसे अच्छा बैंड आता है। ये स्टूडेंट्स के लिए यही टिप है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
आप सबसे पहले कि अगर आप खुद अपने को एनालाइज करें कि आपके कौन से प्लस पॉइंट्स हैं इंग्लिश में और कौन सी वीकनेसेस हैं। तो अगर आप लिसनिंग में, राइटिंग में, रीडिंग में यूजुअली स्टूडेंट अच्छे होते हैं, क्योंकि हम ये चीज़ें स्टूडेंट कर रहे होते हैं अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में। और स्पीकिंग में मैं थोड़ा सा वीक था, मेरे बैंड भी उसमें कम है, लेकिन मेरी रीडिंग की स्किल मेरी अच्छी थी, उसमें मेरे 7 हैं, लिसनिंग में 7.5 हैं, राइटिंग में 6.5 हैं। तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को एनालाइज करें, क्योंकि ये हर इंडिविजुअल में वेरी करती होती हैं। आपकी वीकनेसेस हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें। और सबसे जो टफ मॉड्यूल स्टूडेंट कंसीडर करते हैं वो आर्ट्स में रीडिंग करते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करें, कोई बुक पढ़ें, उससे आपकी वोकैबुलरी भी इन्हांस होगी और आपकी रीडिंग की स्पीड भी बढ़ेगी। पाकिस्तान में एक असद याकूब है, उनका यूट्यूब चैनल बड़ा हेल्पफुल रहा मेरे लिए। मुझे याद है नॉर्वे में जब मैं भी पीएचडी के लिए कोशिश कर रहा था, के लिहाज से फिनलैंड में भी और नॉर्वे में भी आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं, आप जो वहाँ के प्रोफेसर हैं उनके जो एरियाज हैं वो स्टडी कर लेते हैं। इवन उन्होंने जो उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसपे वो रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, उनकी भी डिस्क्रिप्शन दी होती है। तो काफी आसानी हो जाती है कि आप मोटिवेशन लेटर उस पे अलाइन कर सकें। तो आपने भी मोटिवेशन लेटर की ऐसे ही किया था कि वहां पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर उनके सारा देखा क्या रिसर्च एरिया है? जी, मैंने इसलिए काफी फोकस किया था, क्योंकि पहले साल जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। मेरा एडमिशन ही नहीं हुआ था पहले साल, और मैंने ये एनालाइज किया था कि मेरा मोटिवेशन लेटर ही नहीं है। तो फिर मैंने उस पर टाइम स्पेंड किया, मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गया, फैकल्टी के जो मेम्बरान हैं, जो टीचर हैं, जो फैकल्टी को लीड कर रहे हैं, उनके रिसर्च इंटरेस्ट देखे, उनके साथ लिंक्डइन पर कनेक्ट हुआ। वो लिंक्डइन पर अक्सर अपने आर्टिकल वगैरह शेयर करते हैं। तो थैंक्स ऑलमाइटी के मेरी क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग में था, तो मेरी यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च ग्रुप है जो डिजिटल मार्केटिंग को लीड कर रहा है यहाँ पे, उसमें रिसर्च कर रहा है। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा, मैंने उसे कंटिन्यूसली फॉलो किया। और अपना जो मैंने मोटिवेशन लेटर लिखा, तो मैंने उसमें जो रिसर्च आगे फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग में हो सकती थी, वो मैंने, क्योंकि ये पूछते हैं आपको मोटिवेशन लेटर में कि आपके रिसर्च इंटरेस्ट क्या हैं, तो उस सेक्शन में मैंने वो अपने रिसर्च इंटरेस्ट लिखे। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली एडमिशन में। प्रोसेस थोड़ा सा कि एडमिशन कब स्टार्ट होते हैं, कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, और पोर्टल कैसे, थोड़ा बहुत अगर ब्रीफ आइडिया दे सकें। स्टूडेंट का यहाँ पे फिनलैंड में स्टूडेंट के लिए जो मेन पोर्टल है वो है studyinfo.fi। वहाँ पे वो इनका सेंट्रलाइज है कि आप उससे ही सब यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ये फिनलैंड आपको ये ऑप्शन देता है कि आप इंडिविजुअली हर यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जैसा चाहें, अगर आपने पोर्टल के थ्रू करना है तब भी ठीक है, अगर आपने इंडिविजुअल करना है तब भी ठीक है। तो एडमिशन जो है वो दिसंबर और जनवरी में स्टार्ट होता है, और उसी में ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और 19 दिसंबर तक कुछ यूनिवर्सिटी की डेडलाइन थी, अपनी अपनी एप्लीकेशन फिल करनी होती है, और डॉक्यूमेंट्स के लिए वो आपको अलग से टाइम देते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी फिर जनवरी के स्टार्ट में एडमिशन ओपन होते हैं, और उसमें ही आपको अपने एप्लीकेशन भी सबमिट करवानी होती है, और एडमिशन डॉक्यूमेंट भी सबमिट करवाने होते हैं। तो अभी से प्रिपरेशन करें उसकी, अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करें। अब सबसे पहले अपने प्रोग्राम फाइनल करें, ये सबसे ज़रूरी है। और यहाँ पे जो मेन डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान में तो यूनिवर्सिटी मेल पे रिप्लाई नहीं करती। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को मेल करेंगे तो वो फ़ौरन आपको रिप्लाई करेंगे विद इन 1 to 2 वीक, एक्सेप्ट टू के यहाँ पे हॉलीडेज वगैरह का सीज़न ना हो। जिस यूनिवर्सिटी में आपका प्रोग्राम है, आप वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, उसको शॉर्टलिस्ट करें। उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है, या तो आप स्टडी इन्फो पे चला जाएं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मुझे लग रहा था पिछले साल, तो मैं वहाँ पे नहीं गया। मैंने तो गूगल में किया ना, यूनिवर्सिटी फिनिश यूनिवर्सिटीज लिस्ट, तो उसमें लिस्ट आ गई। फिर मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज को सर्च किया, उसने अपना प्रोग्राम फाइंड किया। प्रोग्राम फाइंड करने के बाद जो मेरी क्यूरीज थी, जो मेरे क्वेश्चंस थे मेरे डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, कि मुझे वहाँ पे भेजने हैं या नहीं भेजने हैं, या सिर्फ पोर्टल पे अपलोड करने हैं, ऐसे क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन हो
क्योंकि ये इंडिविजुअल केस टू केस वेरी करता है। आप यूनिवर्सिटी को मेल करें कि मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे ये क्या करना है, वो आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। मोटिवेशन लेटर से अभी से वो प्रोग्राम आप जब शॉर्टलिस्ट कर लें तो मोटिवेशन पे काम करना शुरू कर दें। मोटिवेशन लेटर पे कुछ यूनिवर्सिटी इंटरव्यू भी कंडक्ट करती हैं हसन एडमिशन एडमिशन के लिए। ओके। एडमिशन के लिए कुछ यूनिवर्सिटी करती हैं, कुछ नहीं करती, लेकिन ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। आप 6 प्रोग्राम्स में पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ये ना करें कि मेरे प्रोग्राम सिर्फ 2-3 ही हैं तो मैं सिर्फ 2 में ही मैं इंटरेस्टेड हूँ तो इसी में अप्लाई करूंगा, या सिर्फ बड़े शहर में जाऊंगा। अपने पास हमेशा मल्टीपल ऑप्शन रखें, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उस साल एप्लीकेशन कितनी आ रही हैं। फॉर इंस्टेंस एक साल एप्लीकेशन ही 100 आई हैं तो कंपटीशन कम है, एक साल एप्लीकेशन ही 500-1000 चली गई हैं तो फिर वो यूनिवर्सिटी को भी मुश्किल हो जाता है कि वो स्क्रूटनी करनी और क्राइटेरिया बनाना एडमिशन के लिए। इसलिए अपने पास मल्टीपल ऑप्शन रखें और कम से कम 6 ही प्रोग्राम्स में अप्लाई करें ताकि आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन एट द एंड हो। अब उसके बाद आप गाइड करते हैं व्यूअर्स को कि एडमिशन कब अनाउंस होंगे और फिर प्रोसेस आगे थोड़ा सा स्टार्ट। नेक्स्ट फेज इवेल्युएशन का फेज स्टार्ट हो जाता है। उसमें यूनिवर्सिटी देखती है, अगर तो वो आपसे इंटरव्यू नहीं कंडक्ट करना चाह रहे फिर तो आपको मार्च के एंड में रिजल्ट आपका आ जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन अगर आपके इंटरव्यू कंडक्ट करना है तो फिर आपको बाय द एंड ऑफ फरवरी या मार्च के स्टार्ट में ही आपको वो बता देंगे कि हम इस डेट को आपका इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहते हैं। और इंटरव्यू का ये एजेंडा होगा, मतलब कि वो आपको बता देंगे पॉइंट्स में कि ये चीज़ें आपसे पूछ, स्टडी बैकग्राउंड और स्पेशली जो आपने ग्रेजुएशन में जो आपने रिसर्च की है आखिरी सेमेस्टर में उसके हवाले से वो आपसे लाजमी पूछेंगे और कुछ बेसिक। तो ये अप्रैल में ऑलमोस्ट क्या आपका कब एडमिशन ये अप्रैल था तो 6 अप्रैल में मेरे तकरीबन सब यूनिवर्सिटी का रिजल्ट अनाउंस हो गया था। आपको पता चल जाता है कि मेरा हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन अगर आपके पास आपको फीस पे करनी है तो वो आपको गाइड कर देंगे यूनिवर्सिटी के ऐसे ऐसे आपने फीस पे करनी है। सॉरी मेरे क्वेश्चन में कहा कि जब आप एडमिशन अप्लाई कर रहे होते हैं तो तब स्कॉलरशिप के लिए भी आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो वन गो में दोनों चीजें हो जाती है, गाइड कर देगा जी। वो उसी में ही आप पोर्टल में एक ऑप्शन आता है कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते तो उस नेक्स्ट चलते हैं कि अप्रैल में एडमिशन आ गया उसके बाद थोड़ा वीजा प्रोसेस का बता दिए कि कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ पे फिल करनी है। कि उसी टाइम ही आपने एम्बेसी ऑफ फिनलैंड को मेल करनी है जो कि अबू धाबी में है। अभी पाकिस्तान में खुल गई है लेकिन आई डोंट नो कि वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोसेस करते हैं एप्लीकेशन या नहीं करते। तो अगर तो वो प्रोसेस करें आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो आपने एम्बेसी ऑफ इस्लामाबाद को एड्रेस करना है। अगर वो एप्लीकेशन नहीं ले रहे तो फिर आपने एम्बेसी ऑफ फिनलैंड अबू धाबी को एड्रेस करना है। अप्रैल में जैसे ही एडमिशन आता है आपको लेटर आता है आपने एडमिशन लेटर एक्सेप्ट करना है और साथ ही एम्बेसी को फिनिश एम्बेसी को आपने अपॉइंटमेंट के लिए अप्रोच करना है। एग्जैक्टली ठीक है। अब फिर आपको अपॉइंटमेंट मिल गई, फॉर एग्जांपल आपको मई जून में अपॉइंटमेंट मिल जाती है कि क्या ट्रेंड होता है उस जी। मेरी 1 जून को थी अपॉइंटमेंट। मैंने 31 मार्च को अप्लाई किया था, उसी दिन मेरा आया था एडमिशन रिजल्ट तो मैंने उसी टाइम अप्लाई किया तो जी सेम डे कर दिया। तो तकरीबन 17 या 18 मई को मुझे अप्लाई आया था कि आपका एम्बेसी में आपकी इंटरव्यू आई 1 जून को। अच्छा हसन ये वेट भी करना वो उस टाइम तो अप्लाई करके आपको तसल्ली एक दे देते हैं लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है। तो अब जब वीजा फाइल आप कर रहे होते हैं अपॉइंटमेंट ले ली, अपॉइंटमेंट डेट पे आपको जाना है विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड कॉपीज, वो थोड़ा बता देंगे मेन मेन चीजें क्या लेके जाएंगे वीजा ऑफिसर के पास और थोड़ा सा उसमें सबसे पहले तो एक वो वीजा की पिक्चर होती है, उसमें वो एम्बेसी आपको जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगी उसी में आपको डिटेल बताएगी वाइट वाइट बैकग्राउंड के साथ। उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन होती हैं वो इस ईमेल में ही होती हैं। उसके अलावा आपने अपने ट्रैवल इंश्योरेंस आपने बाय करनी होती है। उसके अलावा इंटर फिनलैंड का एक पोर्टल है, वीज़ा पोर्टल है, उस पर आपने एप्लीकेशन सबमिट करवाना होती है। उसमें डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको रिक्वायर्ड हैं उसमें मेंशन होते हैं और उसमें आपने जी उसमें लिस्ट होती है कि आपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं।
और उसमें आपने 350 यूरोस फीस भी पे करनी होती है। मोस्टली तो वही जो आपने यूनिवर्सिटी को सेंड किए होते हैं तकरीबन वही होती हैं, लेकिन उसमें एक दो चीज़ें एक्सेप्शन होती हैं, मतलब कि आपका पासपोर्ट वगैरह। इंटरव्यू उसी वक्त हो जाता है हसन, या बाद में होता है? ये क्या प्रोसेस होता है उस वक्त? इंटरव्यू आपका हुआ था? इंटरव्यू में क्योंकि हमारा इंटरव्यू हमें अबू धाबी नहीं जाना पड़ा था, क्योंकि हमसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें, क्योंकि एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं थी उस टाइम, इस साल भी नहीं थी, लेकिन क्योंकि इस साल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा थी तो उन्होंने कहा कि ये 400-500 स्टूडेंट्स हैं, तो इससे बेहतर है कि ये हम ही उधर अपना स्टाफ भेज दें, हमें भी थोड़ा एक्सपोजर हो जाएगा, क्योंकि हम ऑपरेट हम्म। करना चाह रहे हैं वहाँ पे। ओके ओके ओके। तो मे भी ये रीज़न थी, इस वजह से वो फिनिश स्टाफ यहाँ पे हुआ हुआ था, तो हमें काफ़ी ओके। सहूलत रही, और हमने इस्लामाबाद में ही इंटरव्यू दिया। इट मीन्स कि आप वहाँ पे सब डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएंगे और वहाँ पे इंटरव्यू भी हो सकता जी, है, उसी वक्त सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये आपके अच्छी बात फिंगरप्रिंट्स होंगे वहाँ पे। है। 2022 में कोई अबू धाबी नहीं गया, सबके सब इस्लामाबाद एम्बेसी के थ्रू इनके प्रोसेस हुए, वीजा प्रोसेस। जी, जिनका एडमिशन मार्च अप्रैल में हुआ है वो तकरीबन सारे ही इस्लामाबाद में ही उनके इंटरव्यू हुए हैं, लेकिन जो उनसे पहले जो थे वो हम्म। गए हैं अबू धाबी। अच्छा, अब सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन जो फेसबुक पे भी या व्हाट्सएप पे भी लोग जब अप्रोच करते हैं तो यही पूछ रहे होते हैं कि फिनलैंड, नॉर्वे में तो आप फंड्स यहाँ भेज देते हैं तो वो तो सिक्योर हो जाता है नॉर्वे का प्रोसेस। फिनलैंड में क्या है कि आपको वहां पर अपनी सिर्फ अकाउंट की स्टेटमेंट लगानी पड़ती है, एक्चुअल फंड नहीं भेजने पड़ते। तो जिसकी वजह से जो फिनिश गवर्नमेंट है या वीजा ऑफिसर वो काफी ज्यादा क्रिटिकली स्टेटमेंट को देखता है कि उसके सोर्सेज क्या है क्या। तो इसमें थोड़ा सा सिंपल अगर बताएं कि स्टूडेंट अपना प्रोसेस को सिंपल किस तरह रखें कि वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाए। एक्चुअली इसमें सबसे मेन बात तो यह है कि हर चीज़ आपकी ऑथेंटिक हो, हम्म हम्म तो इसमें एम्बिग्यूटी वगैरह ना की हुई हो। हम्म और सेकंडली जितनी कम ट्रांजैक्शन होगी, ये हम्म सीनियर ये एडवाइस करते हैं कि जितनी आपके अकाउंट में कम ट्रांजैक्शन होंगी हम्म और उस उतना ज़्यादा वो क्वेश्चनेबल नहीं होगा, और जितनी हम्म ज़्यादा ट्रांजैक्शनें होंगी उतना ही वो स्टेटमेंट क्वेश्चनेबल होगी। मान लें कि आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आपका बिजनेस अकाउंट है या को जो स्पॉन्सर कर रहा है उसका बिजनेस अकाउंट है, उसमें रोजाना की बुनियाद पर ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो एटलीस्ट आपके पास उसकी एक जस्टिफिकेशन हो क्या सोर्स ऑफ इनकम है। अगर उनका बिजनेस है तो बिजनेस की टैक्स रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, एनटीएन वगैरह नंबर, ये सारी चीज़ें आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ लगाएं जब एम्बेसी जाएं। और उसमें जो एक यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हुए हैं ऑलरेडी, पीएसए फिनलैंड का एक ग्रुप है, वो पीएसए फिनलैंड में ढेरों पोस्ट हैं, जो हम्म क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी आए हुए हैं ऑलरेडी, हम्म। तो आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिल सकती है। सिंपल तो मुझे यही लगता है कि फॉर एग्जांपल आपके फादर या मदर या कोई अंकल आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनके अकाउंट में सफिशिएंट फंड हो, और वो जो स्पॉन्सर हैं आपके, उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल किया, उनके रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट, उनका बिजनेस प्रॉपर स्टैब्लिश हो, वो डॉक्यूमेंट साथ लगा दें तो मेरे एग्जैक्टली, ख्याल से इनफ होगा। एग्जैक्टली एक स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं कि हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है कैश डिपॉजिट का, जी ठीक है। तो यहाँ पे वो काफी एक बुरा तस्वर किया जाता है, क्योंकि ओके ओके। फिनलैंड में क्योंकि सारे ये ऑनलाइन ही चलते हैं, ठीक है और जी। कैश अगर दें भी तो कुछ जगह पे ये कैश रिसीव ही नहीं करते। ओके ओके। तो इस वजह से अगर आपने कैश कोई जमा करवाया है, आप जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है या आपके अपने अकाउंट में हम्म कैश है, मतलब कि जिसकी अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, तो बेटर है कि उसकी आप डिपॉजिट स्लिप और हम्म वो कैश कहाँ से आया, अगर आपने कोई चीज़ सेल की है हम्म। तो उसकी मतलब कि सेल डीड। तो इट मीन्स आप डिस्करेज कर रहे हो कि बड़ी बड़ी कैश की ट्रांजैक्शन ना की जाए, वो एक एम्बिग्युइटी बिल्कुल एग्जैक्टली, क्रिएट करती है। एक्चुअली बात यह है कि हो सकता है कि वो पूछे ही ना, और ये भी हो हम्म सकता है कि वो आपको सप्लीमेंट्री रिक्वेस्ट कर दे डॉक्यूमेंट की कि ये हम्म ट्रांजैक्शन की मुझे डिटेल चाहिए। तो हम्म फिर आपके पास ऑप्शन क्या होगा, तो आपने इस हवाले से सोचना है कि अगर उन्होंने सप्लीमेंट्री रिक्वेस्ट कर दी तो फिर मेरे हम्म। पास ऑप्शन क्या होगा। फिनलैंड में वीजा रेशो क्या है, जिन जिनके एडमिशन होते हैं, क्या कितनी परसेंटेज और क्या कहते हैं? इसमें भी ऑलमोस्ट नॉर्वे जैसी सिचुएशन है, लेकिन जो वही बात आ जाती है कि ये सोर्स ऑफ इनकम पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। जो भी रिजेक्शंस आएंगी अगर उसी बेस पे आएंगी जिनमें उन्हें कोई एम्बिग्यूटी नजर आएगी, या स्टूडेंट वो देखेंगे कि स्टूडेंट कोई चीज़ गलत कर रहा है, तो उसी बेस पे रिजेक्शन आएगी, और कोई चीज़ वो आप रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स के अगर आप एडमिशन हो गया, चीजें जनरल, तो आपको वीजा मिलना ही मिलना है। एग्जैक्टली।
तो अब ये बताएं कि आपको वीजा कब मिल जाता है, कब आपको एम्बेसी से कॉल आती है कि आपका वीजा लग गया, और किस फॉर्म में लगता है? क्या आपको स्टैम्प करते हैं पासपोर्ट के ऊपर, या कोई ऑनलाइन आपको चीज देते हैं? वो थोड़ा गाइड कर दें। तो अगर तो एप्लीकेशन के पास ज़्यादा नहीं है तो फिर तो वो एक स्मूथ तरीके से मतलब कि एक 1.5-2 माह में आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। कुछ का इससे भी ज़्यादा हो जाता है। कुछ मेरे साथ स्टूडेंट्स थे जिनका मेरे बाद इंटरव्यू था, लेकिन उनका वीज़ा मेरे से पहले आ गया, क्योंकि ये केस टू केस वेरी करता है। हम्म। 1.5-2 माह में आप उसमें क्लियर हो जाते हैं, आपको वीज़ा डिसीजन आपका आ जाता है उस पोर्टल पे, जिस पोर्टल पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी किए होते हैं। आप उस पे जाके वक्तन फवक्तन चेक भी कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। ओके। जुलाई के एंड तक आपको पता चल जाता है कि अपने आप फिर टिकट का प्रोसेस स्टार्ट। एग्जैक्टली जुलाई जुलाई के एंड तक 70-80% स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि उनका वीज़ा आ गया है या नहीं। और इसमें कुछ फैमिली के केसेस में कुछ एक्सेप्शन है, क्योंकि कुछ फैमिली ट्रैवल कर रही हम्म। होती है, उनका थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, क्योंकि उनका चिल्ड्रन हम्म। का डीएनए टेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें हम्म। होनी होती हम्म। हैं, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन वो भी हम्म। एंड एंड ऑफ अगस्त तक, मतलब कि आपका स्टडी जब स्टार्ट होती है तो उससे पहले पहले हम्म। आपको वो क्लियर कर देती है। ये स्टूडेंट ज़्यादा फ्लाई करते हैं अगस्त, स्टार्ट ऑफ अगस्त से एंड ऑफ अगस्त तक, तो ओके। उसमें ये टिकट्स प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। अच्छा, लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका तो माशाल्लाह स्कॉलरशिप मिला और स्टाइपेंड मिल रहा है, आप माशाल्लाह इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता, वो आते हैं इधर, वो कुछ और जॉब करते हैं, थोड़ा सा वो गाइड कर दें, क्या मैनेज कर पाएंगे? लोगों को करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए थोड़ा सा, कि आफ्टर के आप जब आ जाते हैं बीइंग स्टूडेंट तो फिर लाइफ कैसी होती है, कैसे सर्वाइव करते हैं आप? तो ये है कि यहाँ पे जो आप करने आए हैं वो ही करें, लेकिन फिर भी एक्सपेंस तो मैनेज करने पड़ते हैं साथ में। ठीक है। तो अगर तो आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है तो मेरा तो यही आपको है मशवरा कि आप अपनी स्टडी पे फोकस करें, स्टडी ठीक है। कंप्लीट करें। ठीक है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स, बल्कि हर स्टूडेंट्स को लैंग्वेज का यहाँ बैरियर है आते स्टार्ट ही, बल्कि जब आप पाकिस्तान में हो आपके पास टाइम हो तो फिनिश स्टार्ट कर दें सीखना। ये आपके ठीक लिए है। बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ओके। और यहाँ पे एक और टिप है कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी लेके आए। यहाँ पे पाकिस्तान से। वो पाकिस्तान से बनवा के लेके आए, यहाँ से हम्म। वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है आई थिंक 150-200 यूरो में फिनिश ड्राइविंग लाइसेंस पे। ठीक है। और ठीक है। अगर आप यहाँ पे आके करेंगे तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, और आई थिंक 1500-2000 यूरो तक जाता है। तो अगर जब आप ड्राइविंग हम्म। लाइसेंस पाकिस्तान से बनवा के लेके आएंगे तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी यहाँ पे ठीक है। काम करने की। आप वोल्ट या फटूरा में जैसे पाकिस्तान में, तो आप हम्म। वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर डिलीवरी का भी करते हैं, हम्म। और या फिर क्लीनिंग वगैरह का भी करते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट लकी मैंने। हैं तो आपकी जी जी। वाइट कलर जॉब भी हो सकती है। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन स्टूडेंट मैनेज कर लेते हैं अपनी, अगर जिसको फॉर एग्जाम्पल स्कॉलरशिप नहीं मिलता अगर, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान में आपको पता है हालात कैसे हैं, तो कैरियर वाइज लोगों को इतनी हम्म। अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है जो काबिल लोग हैं। जी, वो आते हैं तो मैनेज यहाँ पे कर मैं लेंगे। यहाँ पे ये मैनेज मोस्टली स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बैरियर्स आते हैं, जैसा कि अगर सिटी छोटा है तो अपॉर्चुनिटीज कम है, वहाँ पे जॉब फाइंडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। लेकिन हम्म। अगर सिटी बड़ा है जैसे हेलसिंकी है, हम्म। तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा है, और स्टूडेंट को कोई इशू नहीं है। उस टेस्ट में आए थे और उनकी आते ही फौरन विद इन 1-2 वीक में जॉब हम्म। हो गई थी। ओके, गुड। इट मीन स्टूडेंट मैनेज कर लेते हैं, अगर मेहनती लोग हों तो मैनेज कर लेंगे। एग्जैक्टली ऐसा कुछ सीन मैंने देखा नहीं अभी तक कि किसी हम्म। स्टूडेंट ने कहा कि उसे जॉब नहीं मिल गई, ओके। मैनेज कर लेते हैं। थैंक यू सो मच हसन फॉर योर नाइस टिप्स, और बहुत अच्छी डिस्कशन रही, और हम तो थैंक यू सो मच।